हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय जो है सीटेट स्पेशल देख रहे हैं और सीटेट स्पेशल में हम वो टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही शिक्षण से। जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉमन टॉपिक जो हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम आपको देखेंगे और लगभग 5-6 मिनट में आपकी क्लास कंप्लीट करा देंगे। एक विधियाँ हो गई या कोई भी शिक्षण हो गया, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि आपके एक वीडियो में करा दें और आपको अच्छे से समझा दें। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट नहीं आते हैं, थोड़े उदाहरणों के माध्यम से आते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर लगाए, इसकी स्ट्रेटजी हम आपको बता देंगे एक वीडियो में। शायद आज ही आपकी वो वीडियो आ जाएगी। आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका सीटेट पहली ही बार में क्लियर होगा। अगर आप पहले से दे चुके हैं, पहले से पास हैं, तो आपको स्ट्रेटजी पता होगी। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो स्ट्रेटजी देख लीजिएगा। ओके, चलिए, कल हम पिछली वीडियो में हमने आगमन और निगमन विधि देखा था। आज हम देखेंगे विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, जहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस रहते हैं और उदाहरणों के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट आपको यूपी टेट में मिलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। चलिए देखते हैं विश्लेषण विधि क्या होती है, संश्लेषण विधि क्या है। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपका एग्जाम दे रहा हो सीटेट का, सबको दे दीजिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए हम देखते हैं क्या होती है विश्लेषण विधि और क्या होती है संश्लेषण विधि। चलिए अब हम देखते हैं इन शिक्षण विधियों को। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो विश्लेषण विधि होती है, किसी चीज़ को विश्लेषित कर देना या किसी चीज़ों को खंडों में विभाजित कर देना। तो विश्लेषण विधि का मतलब होता है जब किसी चीज़ों को खंड खंड में करके, छोटे छोटे पार्ट में करके जब पढ़ते हैं या उनको छोटे छोटे पार्ट में करके उनका हम कार्य करते हैं, कार्य पूर्ण करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी विश्लेषण विधि। अगर यही बात करें संश्लेषण विधि की, तो छोटे छोटे टुकड़ों को संश्लेषित करना या एकत्रित करना क्या हो जाता है, संश्लेषण विधि होती है। तो दोनों ये होता है। और पहले हम क्या करते हैं, विश्लेषण विधि आती है, फिर उसके बाद संश्लेषण विधि आती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि संश्लेषण विधि ऐसे घुमा के पूछ लेता है, संश्लेषण विधि पहले आती है, विश्लेषण पहले आती है। तो पहले आपकी क्या आती है, विश्लेषण, फिर उसके बाद संश्लेषण। तो चलिए हम देखते हैं विश्लेषण विधि है क्या। ध्यान से देखिएगा, ये विधि जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, विश्लेषण विधि में जब क्रिया करते हैं, हम छोटे छोटे भागों में एकत्रित करके करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट के करते हैं। ओके, कोई भी चीज़ है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट कर करते हैं। तो ये हो गया आपका एक विश्लेषण विधि का। ओके, और ये विधि जो विश्लेषण है, छोटे छोटे भागों में बांट कर जो हम करते हैं, तो विधि हो जाती है आसान। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर एनसीईआरटी के द्वारा कहा जाए तो एनसीईआरटी ने भी यही कहा है कि अलग अलग करना, विश्लेषण मतलब अलग अलग करना। एनसीईआरटी ने भी यही चीज़ें बोली है, एनसीईआरटी ने बोला है अलग अलग करना। तो ये हो गए नॉर्मली हमने जान लिया कि विश्लेषण विधि क्या होती है। विश्लेषण विधि का मतलब जान लिया कि छोटे छोटे भागों में जब चीज़ों को हम करके सॉल्व करते हैं, तो हमारी क्या होती है, विश्लेषण विधि होती है। आगे की बात करें तो आगे बात करें कि इसमें जब अध्यापक है बच्चों को क्वेश्चन कराता है, तो छोटे छोटे भागों में बांट के कराता है। ये सारी चीज़ें हमने जानी। फिर देखते हैं यहाँ पर शिक्षण सूत्र क्या चलते हैं। इन शिक्षण सूत्रों को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा पूछता है कि विश्लेषण, ये कोई भी शिक्षण सूत्र दे देता है तो किस विधि के अंतर्गत आता है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कोई चीज़ें हमें ज्ञात नहीं है, उसके बाद हम सीधे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, जटिल से सरल की ओर जाते हैं। विधियाँ क्या, पहले क्या होते हैं, चीज़ें जटिल होती हैं, जब हम छोटे छोटे भागों में उसको बांट देते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। निष्कर्ष से अनुमान की ओर। ओके, क्योंकि हमारे पास निष्कर्ष रहता है, उसके बाद हम अनुमान लगा के आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या हो सकता है। फिर यहाँ बात करते हैं पूर्ण से अंश की ओर, यानी चीज़ें पूर्ण रूप में होती हैं, हम उसे अंश अंश में विभाजित करके जो है सॉल्व करते हैं। तो ये हो गए हमारे शिक्षण सूत्र, कौन से, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, निष्कर्ष से अनुमान की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। तो विश्लेषण विधि के बारे में हमने शिक्षण सूत्र जान लिया और उसका अर्थ जान लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर विशेषता क्या है। तो सबसे पहले क्या है, रेखा गणित के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी है, इसको नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो रेखा गणित के लिए। वैसे तो गणित के लिए अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जो है रचना कार्यों में ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि रचना कार्य आपके खंड खंड में होके हम लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, लाइन टू लाइन। तो उसमें क्या है, रेखा गणित के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। आगे बात करें बीज गणित में भी ये विधि उपयोगी होती है, क्योंकि हम समीकरण जब बनाते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन दोनों लाइन को अच्छे से देखिएगा, गणित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, खासकर रेखा गणित के लिए, उसके रचना कार्यों में। ओके, तो उसके रचना कार्यों में खासकर जरूरी है। अगर हम बात करें तो अंक गणित में भी किसी अंक संबंधी संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी ये जरूरी है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी कि इसमें तर्क, चिंतन, विचार का पूरा स्थान है।
मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या मनोवैज्ञानिक विधि है, तो इसमें क्या तर्क चिंतन विचार का पूरा पूरा स्थान है और यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है विधि, विश्लेषण विधि है आपकी। ओके, फिर हम देखते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा तर्क विचार चिंतन का हम पूरा पूरा स्थान है हमारा, तर्क विचार और चिंतन का। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बोल के हमने बता दिया है। और यहाँ पे ज्ञान जो होता है अस्थाई होता है। ओके, इसमें जो है ज्ञान हम बालकों का अस्थाई होता है। सॉरी, तो जब हम चीज़ों को किसी पार्ट में विभाजित कर लेते हैं, जैसे हमने पूरा पेड़ लिया, ओके, उदाहरण के तौर पे हमने पूरा यहाँ पे ऐसे पेड़ ले लिया, तो अगर हम पूरे पेड़ का अध्ययन करने से अच्छा है इसके एक एक पार्ट के बारे में अध्ययन करें, जैसे पत्तों के बारे में अलग करें, डाल टहनी के बारे में अलग करें, शाखाओं के बारे में अलग करें, जड़ के बारे में, फूल फल के बारे में अलग करें, तो ये क्या हो गया कि हमें जब एक पूरा पेड़ का अध्ययन करने से अच्छा है कि हम उसे उसके पार्टों को अध्ययन करें, तो ये ज्ञान हमारा अस्थाई हो जाता है। ये चीज़ें हम भूलते नहीं हैं, तो ये चीज़ें हो जाता है कि विश्लेषण विधि में जो हमें ज्ञान मिलता है वो अस्थाई होता है। ये खोजी प्रवृत्ति होती है, यानी बच्चों में इस विधि से जो है खोजी प्रवृत्ति आती है, बच्चे खुद खोज के चीज़ों को करना चाहते हैं। ओके, अब देखते हैं निगमनात्मक प्रभाव। यहाँ पे निगमन करते हैं चीज़ों का, चीज़ों को बांटते हैं तो निगमनात्मक प्रभाव आ जाता है। यहाँ पर क्या है, रटने पर बल नहीं दिया जाता है। ये विधि रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे से विभाजित करके बताया जाता है कि वैसे बच्चों को समझ में आ जाता है। अगर बात करें यहाँ पर सक्रियता की, तो यहाँ पर क्या होता है, अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। याद रखिएगा, अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अध्यापक कौन सा चर है, तो अध्यापक क्या है, स्वतंत्र चर है, और छात्र क्या है, आश्रित चर है। याद रखिएगा, अभी अगली स्लाइड में हम लिख देंगे। फिर बात करते हैं कि बालक यहाँ पर स्वयं समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, बालक जो है यहाँ पर स्वयं समस्या का समाधान कर सकते हैं, और सामान्यतः माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि, यानी कक्षा 9 से 12 तक ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ के बच्चों को इतनी समझ होती है कि हम चीज़ों को खंड में विभाजित करके कर लें। तो ये हमारी विशेषताएं होगी। एक बार और हम देखते हैं, रेखा गणित में रचना कार्य से संबंधित चीज़ों को करने में जो हमारी विश्लेषण विधि है इसके ये ज़्यादा उपयोगी है। बीजगणित में भी उपयोगी है, समीकरणों को हल करने में, बनाने में। सीधे सीधे देखते हैं फिर विशेषताएं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यहाँ पर जो है तर्क विचार चिंतन का पूरा पूरा स्थान होता है। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, तो बच्चे इसमें क्या है, सक्रिय हो जाते हैं, खोजी प्रवृत्ति हो जाती है बच्चों की। आगे देखते हैं, यहाँ से प्राप्त ज्ञान क्या है, अस्थायी होता है, खोजी प्रवृत्ति होती है, निगमनात्मक प्रभाव हमने देखा है, रटने पर बल बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, बालक स्वयं की समस्या का समाधान कर सकता है, और सामान्यतः माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पे एक अपनी विधि सुनी होगी, ह्यूरिस्टिक विधि, यानी कि खोज विधि, वो लगभग सेम होती है, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चा खोजी प्रवृत्ति का होती है, यहाँ भी बच्चा जो है खोजी प्रवृत्ति का होता है। अब हम देखते हैं इसके दोष क्या है। भाई, जब चीज़ों को हम लंबे में करेंगे, खंडों में विभाजित करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो लंबी विधि हो जाएगी। तो ये इसका दोष हो गया कि ये एक लंबी विधि है। और यहाँ पे क्या है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा नहीं हो पाता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कराया जा सकता है। और ये क्या है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, 9 से 12 यानी अधिकतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। सामान्यतः हम कह सकते हैं ऐसा कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों का अभाव होता है। यहाँ पे लिख देते हैं अभाव, यहाँ पर प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों का अभाव होता है। तो हमने ये दोष देख लिया कि लंबी विधि होती है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों का अभाव होता है। तो हमने ये विश्लेषण विधि जान ली। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम आते हैं संश्लेषण विधि के ऊपर। तो संश्लेषण विधि में हम क्या देखते हैं कि ये विधि होती है किसी चीज़ को संश्लेषित करना, यानी जब चीज़ें हमारे पास ऐसे ब्रॉड में होती हैं, उन चीज़ों को हम ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, संश्लेषित विधि हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर चीज़ों को छोटे छोटे भागों में बांटा, और यही छोटे छोटे भागों को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी, संश्लेषित विधि हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ से देखिए, हम ये भी जान लेते हैं कि यहाँ का अंतर क्या है दोनों में, क्योंकि जब दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम दोनों का अंतर भी जान लेते हैं कि अंतर क्या है दोनों में। तो इन चीज़ों को देखिएगा। चलिए हम सीधे आते हैं विधियों पे। अब ध्यान से सुनिएगा। संश्लेषण विधि यानी कि जो चीज़ें अलग अलग होती हैं, अगर चीज़ें अलग अलग हैं तो हम उनको एक साथ रख लेते हैं। किसी भी चीज़ को एक साथ रख लेना संश्लेषण विधि हो जाती है, संश्लेषित कर लेना हो जाता है। ओके, तो ये होती है संश्लेषण विधि। अब आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा पूरा। बीजगणित और रेखागणित की बात करें तो इन विषयों में संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बीजगणित और रेखागणित में बात करें तो इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण और संश्लेषण विधि का। अभी हम आगे आपको एक पॉइंट टू पॉइंट करके बता देंगे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक भी क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अप्लाई किया है इस क्वेश्चन को, तो आपका भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस विधि पे आ रहा है आपका क्वेश्चन। ओके, तो इससे लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं।
चलिए अब देखते हैं फिर संश्लेषण विधि के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शिक्षण सूत्रों को जान लेते हैं। हमने क्या देखा कि जब अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनको एक साथ एकत्रित कर लेते हैं तो क्या हो जाती है, संश्लेषण विधि हो जाती है। फिर बात करते हैं शिक्षण किस सूत्र पर कार्य करता है। ये शिक्षण सूत्र आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर। क्योंकि चीज़ों में जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं, अलग अलग चीज़ें हमें ज्ञात हैं, तो हम अज्ञात की ओर जाते हैं कि उन्हें संश्लेषित करते हैं। फिर ये विधियाँ सरल से कठिन की ओर जाती हैं कि जो अलग अलग चीज़ें रखी हैं तो वो सरल हो गई। फिर उसके बाद जब हम उनको एक साथ रखते हैं अपने हिसाब से तो वो कठिन हो जाती है, तो सरल से कठिन की ओर जाती है। अनुमान से निष्कर्ष की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और तथ्य से निष्कर्ष की ओर। तथ्यों को हम रखते हैं, तथ्य हमारे पास होते हैं, उसके बाद हम उसमें निष्कर्ष की ओर जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। इन विधियों को, शिक्षण विधि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है। सीधा सीधा पूछ लेता है किस विधि के अंतर्गत ये शिक्षण विधियाँ आती हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर। ओके, चलिए अब हम इसके गुणों को देखते हैं। हमने ऊपर इसके बारे में जान लिया कि चीज़ों को हम एक साथ एकत्रित करके यहाँ पर पढ़ते हैं, जो भी क्रिया करते हैं। तो ये संश्लेषण विधि हो गई हमारी। अब इसमें गुण क्या है, ये विधि जो है सूक्ष्म एवं सरल होती है, क्योंकि जब चीज़ों को हम अलग अलग चीज़ों को इकट्ठे कर लेते हैं तो वो चीज़ें छोटी हो जाती हैं, तो सूक्ष्म एवं सरल हो जाती है। यहाँ पर जो है समस्या का शीघ्र हल मिल जाता है। यहाँ पर जो है समस्याएं शीघ्र हल उनका मिल जाता है समस्याओं का। और अध्यापक को क्या है, यहाँ पर परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अध्यापक परिश्रम से बच जाता है, अध्यापक को परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और जब ये छोटी विधि होती है तो क्या होता है, यहाँ पर समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। ये लंबी विधि होती है और ये छोटी विधि होती है, याद रखिएगा। विश्लेषण विधि की लंबी विधि और संश्लेषण विधि की छोटी विधि होती है। जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ों को अलग अलग करेंगे तो वो लंबी हो ही जाएगी, और अलग अलग चीज़ों को जो हम एक साथ करेंगे तो थोड़ा छोटी हो जाएगी। तो हमसे विशेषता क्या देखी कि ये सूक्ष्म एवं सरल होती है, यानी छोटी होती है, सरल होती है। यहाँ पर समस्या का जो है शीघ्र हल मिल जाता है बच्चों को, और अध्यापक को परिश्रम अधिक नहीं करना पड़ता है, और पाठ्यक्रम को हम समय से पूरा कर सकते हैं संश्लेषण विधि में। आगे हम बात करते हैं दोष की। तो ये क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, यानी कि इसमें तर्क विचार चिंतन का इतना स्थान नहीं होता है। भाई बच्चे करते हैं, बिना तर्क के कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उतना स्थान नहीं होता है, तो सीधे सीधे हम बोल देते हैं कि ये क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। इसमें बच्चे को रटने पर बल दिया जाता है, ये किसके दोष हो गई। और इसमें नीरसता पाई जाती है, वातावरण एकदम नीरस हो जाता है। संश्लेषण विधि में वातावरण जो है नीरस होता है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और ज्ञान अस्थायी होता है, यानी कि ज्ञान यहाँ पर अस्थायी नहीं होता है। तो एक बार और देख लेते हैं, दोष क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, रटने पर अधिक बल दिया जाता है, वातावरण को नीरस बनाती है विधि, और ज्ञान अस्थायी होता है। तो हमने ये विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। आई होप आपको समझ में आए होगा। हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगी। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, आई होप। अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर एक अच्छी बात और है कि आप अगर नोट्स बना के पढ़ते हैं तो ज़्यादा सही है, और आपकी सभी महत्वपूर्ण विधियाँ ही आएंगी इस क्लास में। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए इनके बारे में हम कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखा है कि विश्लेषण विधि क्या होती है, अनौपचारिक होती है, औपचारिक होती है। तो हम कैसे जानेंगे कि अनौपचारिक होती है। जैसे विश्लेषण विधि में हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिख लिया। ओके, उदाहरण जैसे हमने एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पे 20 नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 16, तो हम 16 को करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी कर सकते हैं। ओके, 4 गुणा 2 भी कर सकते हैं, 4 गुणा 4 भी कर सकते हैं, और 8 गुणा 2 भी कर सकते हैं। यानी कि इतने सारे तरीके से हम कर सकते हैं। तीनों का मतलब क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसलिए क्या होगी, अनौपचारिक विधि क्या होगी कि हम इसको किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। चाहे हम इसका ये गुणनखंड करें तब भी 16 आएगा, ये करेंगे तब भी 16 आएगा, ये करेंगे तब भी 16 आएगा, और ये करेंगे तब भी 16 आएगा। अब ये औपचारिक क्यों है, तो अब इसमें औपचारिक इसलिए है कि तो इसमें आपका इस टाइप से अगर दे दिया 8 गुणा 2, तो मतलब है इसका कि 16 ही आएगा, इसके अलावा आप कुछ ला नहीं सकते। ओके, तो ये सीधे क्या हो जाता है, हमने अभी शिक्षण विधि में आपकी क्या पढ़ी थी कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, निष्कर्ष की ओर पढ़ा, तो सीधा सीधा यहाँ पे निष्कर्ष मायने रखता है। ओके, कोई भी विधि है तो आपका निष्कर्ष एक ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, आपका दिया हुआ क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से इसे खंडों में सॉल्व कर लेना है। तो ये चीज़ें हो गई अनौपचारिक हो गई, और ये हो गई औपचारिक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और विश्लेषण विधि हमने आपको भी पीछे ही बताया कि एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, यहाँ पे जो है ये तर्क को स्थान देते हैं संश्लेषण विधि में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि हमेशा विश्लेषण विधि के बाद संश्लेषण विधि आती है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, विश्लेषण प्लस संश्लेषण होता है, यानी कि विश्लेषण विधि के बाद ही संश्लेषण विधि आती है। ओके,
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। बाकी चीज़ों को हमने पीछे भी जान लिया है, तो इन चीज़ों को इतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। पीछे भी अच्छे से जो विधियाँ पढ़ाई जा रही हैं अच्छे से पढ़िएगा, और बाकी वही आपके अंतर भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, इसमें कम होता है थोड़ा सा, तो बाकी चीज़ें यही है। बाकी विधियाँ दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपकी। और गणित शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है विश्लेषण विधि। हमने बताया भी है कि गणित शिक्षण में भी रेखा गणित के लिए सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि गणित शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और दो तरीके से पूछा गया है। एक बार ये क्वेश्चन था तो आपका ऑप्शन ये था, एक बार क्वेश्चन था तो आपका ऑप्शन ये था। तो हम देखते हैं कि हमने अभी भी बात किया है कि गणित शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि कौन सी, विश्लेषण विधि है। ओके, विश्लेषण विधि। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा इसको, ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो इन चारों ऑप्शनों को दिया गया है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण और संश्लेषण। तो हमने देखा कि यहाँ पे संश्लेषण विधि सही है। और जब दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो उदाहरण कुछ ऐसे था आपका, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमेशा जो विश्लेषण विधि के बाद ही संश्लेषण विधि आती है, तो इसलिए हमारा ये सही हो गया कि विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि। तो ये चीज़ें हो गई आपका, ये क्वेश्चन सही हो गया। दो तरीके से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई आपकी विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपको अच्छे से समझाया गया। अगर थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि थोड़ा स्पीड में आपने पढ़ाया है, नहीं तो आप इतनी स्पीड तो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। अब इतनी भी धीरे स्पीड नहीं है, क्योंकि आप इतना तो समझने के उसमें है ही कि समझ सकते हैं इतनी स्पीड। तो ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत सारे बच्चे जो उनको सीटेड देना है उनको शेयर कर दें, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। और इस क्लास में सिर्फ आपकी इंपॉर्टेंट विधियाँ ही आएंगी, कोई हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ाएंगे। बस जो हमेशा एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड है, हिंदी है, संस्कृत है या साइंस है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। चाहे वो पर्यावरण की चीज़ें हों, बस जो हर बार पूछी जाती हैं उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ लेके आएंगे और आपको कम से कम समय में बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम इस समय बता रहे हैं। कल हम कोई नेक्स्ट विधि लेके आएंगे। तो ये हो गई आपकी आज आगमन निगमन हमने पहले ख़त्म कर लिया, विश्लेषण संश्लेषण हमने अब ख़त्म किया। ऐसे ही आपकी चीज़ें कवर होती रहेंगी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आपके नहीं गलत होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। हो सकता है रणनीति की क्लास आपको आज मिल जाए। चलिए देखते हैं। इसी के साथ क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद, जय हिंद।